अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नया इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। वो क्या है? वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो इसमें आ सकता है और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक से एडवांस तक हम इसके कंसेप्ट्स करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक होगा ये हमें अच्छे तरीके से आ जाए। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ये एज्यूम करके आपको पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। मैथमेटिक्स में से आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आपको फ़ा का एग्ज़ाम देना है, इसको क्वालिफाई करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको आना चाहिए। उस तरीके से मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आए, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से इसको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका कंसेप्ट लेना पड़ता है। तो इसका भी हम कंसेप्ट पहले सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है हमारे पास, जिसमें से एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। देखो, जैसे कि हमारे पास मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास क्या है? मतलब स्पीड क्या हो सकती है? स्पीड होती है मतलब ये 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो वो होती है इसकी स्पीड। तो ये स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से डिस्टेंस, टाइम एंड एनर्जी एट्सेट्रा, ये सारी हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़। ये हम बचपन से पढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें दो चीज़ें आती है। पहले इसमें आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा इसमें आती है डायरेक्शन। जब इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो हम इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर कोई, फॉर एग्जांपल, हम डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखो, डिस्टेंस होती है कि हम किसी भी तरीके से डिस्टेंस मतलब ट्रेवल कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, किसी भी तरीके से डिस्टेंस हम ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किसी भी तरीके से। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में इन्होंने ये मतलब डिस्टेंस निकाली है। इसी तरह से एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, ये सारे आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में। आई बात समझ में? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वेक्टर्स। क्या पढ़ना है? वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या होगा? वेक्टर होगा ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है। एक इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और दूसरा इसमें क्या होगा? डायरेक्शन। तो उसी चीज़ को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। देखो, तो इस तरह से हम ले सकते, देखो, अगर हमारे पास कोई, इस तरह से हम एक लाइन बनाएंगे। हमने क्या माना? ये ए होगा, यहाँ पर हम इसको बी मानेंगे, ठीक है। ये क्या हमारे पास? ये जो पॉइंट होगा जहाँ से ये स्टार्ट होगा, ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इसी तरह से जहाँ पर ये ख़त्म होता है, यहाँ पे इस पॉइंट को, जो ये आखिरी पॉइंट होता है, इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, या इसको हम फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। ये होगा हमारे पास क्या? टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो जो भी वेक्टर होता है, मैंने बताया, उसमें डायरेक्शन भी होगी और उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ये लेंगे तो इसमें आपको पहले ये दो बातें याद रखनी है। पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, टर्मिनल पॉइंट जो कि इसका आखिरी पॉइंट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? वेक्टर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? हम ये ऐसे लिखते हैं, या तो हम इसको ए बी वेक्टर लेंगे इस तरह से एरो लगा के, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको अगर हम नाम देंगे स्मॉल ए से तो हम लिखेंगे इस तरह, ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए वेक्टर। अब जब हम बात करते हैं ना मैग्नीट्यूड की, तो ये मैग्नीट्यूड होता क्या है बेसिकली? मतलब डायरेक्शन हमें पता है कि डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक किस तरफ जाती है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब लेंथ कितनी है, यहाँ से ए से बी तक कितनी लेंथ है, उस चीज़ का नाम है मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? तो लिखते कैसे हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कहीं पर ए से भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर।
तो उम्मीद करता हूँ कि वेक्टर आपने थोड़ा सा समझ लिया है कि वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और जिसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें क्या आता है, देखो अब इसको पढ़ने से पहले ये जो पोजीशन वेक्टर है, अब ये हमें पढ़ना है, लेकिन इस पोजीशन वेक्टर को पढ़ने से पहले देखो आपको क्या करना है। दो चीज़ें हमारे पास होती है, हमें जो इसके आगे जो इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है वो है 3D, 3 डायमेंशन। क्या है? 3D। तो दो तरीके हमारे पास, दो चीज़ें होती है, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, कोई ऐसी फिगर होगी जिसमें 2 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें लेंथ एंड ब्रेडथ दो चीज़ें होती है। जब हम 3D की बात करते हैं, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे कि अगर हम 2D की बात करेंगे, हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल एक 2D फिगर है जिसमें लेंथ और ब्रेडथ होती है। अगर हम स्क्वायर लेंगे, ये भी एक 2D फिगर है, इसमें लेंथ और ब्रेडथ होती है। इसी तरह से ट्रेपीजियम होगा, रोम्बस होगा, ये सारे 2D में आते हैं। अगर हम 3D की बात करेंगे, इसमें क्यूब आता है जिसके 6 साइड्स होते हैं, क्यूबॉइड आता है, सिलेंडर आता है, ये सारे आते हैं 3D में। अब इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। अब देखो, अगर हमें वो दो चीज़ें पढ़नी, एक तो हमें वेक्टर पढ़ना है और इसके बाद हमें वो 3D पढ़ना है, 3 डायमेंशन। इन दोनों को पढ़ने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट पहले होता है 3D का। इस 3D कंसेप्ट को पढ़ने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, पहले आपको इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि बेसिकली होता क्या है। ये 2-3 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको आपको देखना है। इसमें आप अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि 3D प्रैक्टिकली में क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले आप पहले इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा कि 3D क्या होती है। आप ज़िंदगी में कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे कमरे का एक कोना है। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि 3D बेसिकली होती क्या है। आप देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो कोना है हमारे, इस कोने का यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस तरह से हम इसको मानेंगे ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है इसके जो अपोजिट में इस तरह से वर्टिकल यहाँ पर जो ये लाइन है इसको हम मानेंगे क्या, ये होगी हमारी वाई एक्सिस। और इसी तरह से यहाँ से अगर हम ले जाएंगे इसको, ये हमारे पास जेड एक्सिस होगी। तो यहाँ पर हमारी 3 एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये क्या हमारी जेड एक्सिस आ गई, 3 एक्सिस। अब यहाँ से हमें पहले ये समझना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो प्लेन आता है, ये प्लेन, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे एक्स वाई प्लेन। क्या कहेंगे इसको, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आता है, तो इसको हम नाम देंगे एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ये प्लेन आता है, तो इस प्लेन को हम नाम देंगे क्या, ये है वाई जेड प्लेन। क्या होगा, ये वाई जेड प्लेन। एंड इन द सेम वे अगर हम इस एक्स एक्सिस और इस जेड एक्सिस के बीच का ये पोर्शन, ये प्लेन लेंगे, तो इस प्लेन को हम नाम देंगे क्या, ये होगा हमारा एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। तो उम्मीद है कि ये तीन चीजें आपने समझ ली कि एक्स एक्सिस किस तरह से होती है, वाई एक्सिस कहाँ से होती है, और जेड एक्सिस किस तरह से होती है। एक्स वाई प्लेन क्या होगा और वाई जेड प्लेन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन क्या होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, अगर हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पर स्पेस में दिखाना होगा, स्पेस मतलब ये जो खाली होता है ये स्पेस हमारी है। अब अगर हमें स्पेस में कोई भी पॉइंट दिखाना होगा तो वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होगा बेसिकली हम देखेंगे एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पर क्या होगी, एक्स के साथ, इसी तरह से वाई के साथ उस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड के साथ उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। और यहाँ पर भी ये बात मतलब ऑब्वियस है कि जो वो पॉइंट होगा उस पॉइंट में 3 पॉइंट्स आएंगे, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तीसरा जेड होगा। जब हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई क्या होगा, वाई एक्सिस का, जेड होगा जेड एक्सिस का, और ये जो कोना होगा इसको हम कहेंगे ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस मीट करती है इसको हम कहेंगे ओरिजिन। और इस ओरिजिन पर पॉइंट्स होंगे 0 0 0, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। अब सिंपल बात है यहाँ पर देखो, अगर हम इस एक्स एक्सिस को लेंगे, कोई पॉइंट अगर हमें इस एक्स एक्सिस पर दिखाना होगा, बराबर इस पॉइंट पर, मतलब इस लाइन पर, एक्स एक्सिस लाइन पर, बीच में कहीं नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस लाइन पर अगर हमें कोई भी पॉइंट दिखाना होगा, तो वहां उस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे वहां पर एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट होगा, वाई और जेड वहां पे 0 होगा।
ठीक है, ये बात समझ आई। इसी तरह से अगर हमें वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट दिखाना होगा तो वहां पर वाई का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, कोई पॉइंट होगा, कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एक्स और जेड ये वहां पे जीरो होंगे। एंड इन द सेम वे अगर हम इसकी बात करेंगे, जेड एक्सिस की बात करेंगे, तो इस पर कौन से पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर जेड का कोई कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई और एक्स क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स कामा जीरो, ठीक है। वाई एक्सिस पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो कामा वाई कामा जीरो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर होगा जीरो कामा जेड होगा यहाँ पर। आई बात समझ में। तो ये भी आपने समझ लिया होगा कि पॉइंट को हम किस तरह से दिखाएंगे स्पेस में। तो स्पेस में क्या होता है, ये हमारी स्पेस है। तो इसमें हम देखेंगे वाई एक्सिस से इसकी तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से इसकी तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड जेड एक्सिस से इसकी तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो जो पॉइंट होगा वही हमारा पॉइंट होगा किसमें, स्पेस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने समझ ली है। 3D के शेप में मैंने आपको समझाया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किस तरह से होती है और पॉइंट हम किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, और वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसी चीज को हम एक और बार समझेंगे, कहां पे, स्क्रीन पे। तो अब आपने ये समझ लिया होगा 3D में एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किस तरह से आती है। अब अगर हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, इसको हम वाई एक्सिस मानेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस लेंगे और एक और एक्सिस यहाँ पर लेंगे जिसको हम नाम देंगे जेड एक्सिस। देखो इस तरह से हमारे पास तीन एक्सिस है। ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हम मानेंगे वाई एक्सिस, ये हमारे पास आएगी जेड एक्सिस। जहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इस ऑरिजिन पर पॉइंट होते हैं जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगा, वाई का वैल्यू जीरो और जेड का भी वैल्यू यहाँ पर जीरो होगा। इसको कहते हैं ऑरिजिन। जिस तरह से 2D में होता है, 2D में दो होती है, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ऑरिजिन होता है, जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर तीन एक्सिस है। अब इनको हम नाम देंगे ऑरिजिन, लेकिन जीरो के साथ। देखो अब यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो पोजीशन वेक्टर के लिए मैं क्या करता हूँ, जब हम स्पेस में कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मैं इस ऑरिजिन से, ध्यान रखना, इस ऑरिजिन से यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ, एक्स वाई कामा जेड, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स हो गए, एक्स से डिस्टेंस, वाई से डिस्टेंस एंड जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं इस पॉइंट पी से, इस ऑरिजिन से इस पी के साथ एक वेक्टर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर या आर वेक्टर, कुछ भी। यहाँ पर ओ होगा। अब ये जो ओ पी वेक्टर होगा, ओ पी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। अब इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए कहते हैं, ये कहाँ से हमने लिया है, ऑरिजिन से। तो जो भी वेक्टर हम ऑरिजिन से लेंगे किसी भी पॉइंट पर, उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसका यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जीरो से लेकर ओ से लेकर पी तक, तो ओ पी क्या होगा, ओ पी क्या होगा, हम जानते हैं कि जब हम ओ पी निकालते हैं तो हम इस तरह से निकालते हैं। डिस्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यहाँ पर x से यहाँ पर जीरो, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो होल स्क्वायर, इस तरह से आता है। तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा इस तरह से, x माइनस जीरो का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, y माइनस जीरो वाई स्क्वायर और z माइनस जीरो होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जब हम ओ पी मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसका, पोजीशन वेक्टर का, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि एक पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हम ऑरिजिन से लेते हैं, ऑरिजिन से एक पॉइंट पर, स्पेस में एक पॉइंट पर हम एक ये लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, उस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। आई बात समझ में।
तो पोजीशन वेक्टर को समझने के बाद अब हम इसके बाद क्या समझेंगे, देखो यहाँ से मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, देखो क्या है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, देखो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को किसी भी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ एक्स एक्सिस ली है, यहाँ से वाई एक्सिस और यहाँ से जेड एक्सिस। अब इस जीरो से ऑरिजिन से इन्होंने पी तक एक वेक्टर लिया है आर वेक्टर, और इस आर वेक्टर पर जहाँ पर ये पॉइंट क्या है एक्स वाई जेड, पी पॉइंट है एक्स वाई जेड। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एक पोजीशन वेक्टर, ओ पी क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर, क्या होगा, ओ पी एक पोजीशन। इसी तरह से अगर यहाँ से इन्होंने बहुत सारे पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं, ओ सी एक पोजीशन वेक्टर है, ओ बी एक पोजीशन वेक्टर, ओ ए एक और पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से ऑरिजिन से हम बहुत सारे पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है टाइप्स के, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम इन सारे को पढ़ेंगे। कि पहले देखेंगे जीरो वेक्टर क्या होता है। क्या होगा जीरो वेक्टर, देखो ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट वो कोइंसाइड करेंगे, मतलब वो एक ही जगह पर मीट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे या सेम होंगे, उसको हम कहेंगे, इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। जीरो से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात आती है यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो होगा इसमें वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, याद रखना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इज कॉल्ड है यूनिट वेक्टर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में, वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर आपके पास, देखो पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जो हमने पहले यहाँ पर सीखे वो फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर सीखेंगे, ये चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस लेंगे, तो यह यहाँ पर होगा ओरिजिन, ठीक है। तो ये होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब देखो क्या होता है, जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो एक्स होगा, एक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर क्या, वाई और जेड जो होगा वो जीरो होगा, दैट इज 0,0। वाई का वैल्यू जीरो, जेड का वैल्यू भी जीरो होगा। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे, वो क्या होता है, वो एक्स जीरो होगा, वाई समथिंग होगा, लेकिन जेड भी यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई और एक्स जीरो होगा। सेम केस यहाँ पर जेड पे होगा, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड का वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम भी पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, वो इस तरह से आएंगे, और यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आएंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम एक वेक्टर को यहाँ पर डिनोट करेंगे, कोई भी वेक्टर लेंगे यहाँ से इस तरह से, जीरो से, ऑरिजिन से, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे एक्स वाई एंड जेड। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जब हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं यहाँ से, यूनिट वेक्टर का यहाँ पर क्या मतलब होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, तो उन वेक्टर्स को कहा जाता है यूनिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं उनको, यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक एक यूनिट को हम यहाँ पर एक वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, तो उसको कहा जाता है क्या, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए, ठीक है। तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे या उसका हम किस तरह से यहाँ पर सॉल्व करते। देखो क्या होता है, ए वेक्टर ये गिवन वेक्टर होगा, हमें बताना है कि एक ऐसा वेक्टर जो इसके डायरेक्शन में होगा, ये एक, इसको हम वेक्टर ए केप भी कहते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम ए केप से डिनोट करते हैं। तो द वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वो क्या होता है, वो होता है यही ए वेक्टर। ए जो वेक्टर होगा डिवाइड में हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको कहा किस तरह से निकालते हैं, ये इस तरह से हम निकालेंगे, मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये हम आगे फिर से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाएगा
फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये लाइन आप याद करो कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो वह हम कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर यूनिट वेक्टर जब ए केप आता है इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ये इक्वल होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। अब आगे इसमें आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? टू आर मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे जब हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, अगर उनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम। ठीक है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, मतलब अगर एक ऐसे होगा दूसरा इस तरह से होगा, इनिशियल पॉइंट इनका क्या होगा? सेम। ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये होगा को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, टू आर मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर तब कहते हैं अगर वो क्या हो? इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर वो किसी एक लाइन के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई ये लाइन है, ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, अब यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है ए वेक्टर, यहाँ से एक वेक्टर बी वेक्टर जा रहा है। अब ये जो वेक्टर होगा, ये दो वेक्टर, ठीक है, अगर ये इस लाइन के दोनों, मतलब दोनों वेक्टर्स इस लाइन के पैरेलल हुए तो इन दोनों को कहा जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर चाहे इनकी डायरेक्शन क्या हो, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसकी तरफ हमें नहीं देखना है, लेकिन ये देखना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल है। फिर चाहे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, अगर इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, तो हम क्या कहेंगे? वो हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या वो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, या इनको कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है यहाँ तक। अब आगे इसमें क्या होगा? देखो आगे इसमें इक्वल वेक्टर्स आता है। इक्वल वेक्टर क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो दो वेक्टर्स को हम इक्वल कहेंगे, ये होगा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर। इनको हम इक्वल कहेंगे कब? जब इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम, और इनकी डायरेक्शन भी क्या हो? इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो दो चीज़ें याद रखना, इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। फिर चाहे इनिशियल पॉइंट कहाँ पे भी हो, वो मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हम एक वेक्टर ऐसे लेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर यहाँ लेंगे, इनका डायरेक्शन देखो यहाँ पर वो सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, रिगार्डलेस की इनकी पोजीशन कहाँ पे है। देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, तो वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल कहेंगे कि अगर उनकी सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन हो। सेम लेंथ का मतलब सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा? देखो, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर, ठीक है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो दो वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर इस तरह से है ए वेक्टर, बी वेक्टर इस तरह से है बी वेक्टर, अब इन दोनों, ये जो बी होगा, अगर इस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा जो ए का होगा, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो हम कहेंगे सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन बस यहाँ पर अपोजिट होगी, तो इन दोनों को कहेंगे, बी को हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ ए, बी को क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ बी ए। तो इसको हम माइनस आगे लगाएंगे, क्यों? मतलब ये दिखाने के लिए कि ये एक नेगेटिव वेक्टर है। क्या है? तो माइनस का मतलब डायरेक्शन कभी भी माइनस में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आती है, यहाँ पर ये शो करता है डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आगे ऐसा समझे, ये है कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हमारे पास। अब देखो कोप्लानर, एक और इंपॉर्टेंट है कोप्लानर। ठीक है, तो कोप्लानर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो क्या होंगे? एक ही प्लेन में, लाई ऑन द सेम प्लेन। मैंने आपको बताया कि ये होता है एक्स वाई प्लेन। अगर दो वेक्टर्स इसी प्लेन में हुए तो उनको कहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर, कोई वेक्टर अगर इन दो प्लेन्स में हुआ
तो उनको कहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। वो कहाँ पर आएंगे? इस प्लेन में, ठीक है। तो प्लेन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो वेक्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले बताया, इसमें से याद रखना एक जो यूनिट वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कोलिनियर वेक्टर, इसको भी याद रखना है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ये मैंने आपको बताया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जो हम कहाँ से लेते हैं? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से कोई किसी पॉइंट तक जब हम कोई वेक्टर लेते हैं एक्स वाई जेड तक, तो उसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको डिनोट करेंगे ए वेक्टर से, इसको ओ नाम देंगे, यहाँ पर पी होगा। तो ओ पी वेक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पर एक जो ये बात है, यह बात अब हमें समझनी है कि एक्स आई वाई आई और के क्या, इसका क्या मतलब होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लेते हैं ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर का मतलब होता है एक्स माइनस जीरो होल स्क्र, वाई माइनस जीरो होल स्क्र, जेड माइनस जीरो होल स्क्र, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर हम इस ओ पी वेक्टर को डिनोट करेंगे, लिखेंगे, इस ओ पी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है दिस इज एक्स, इसको हम आई, यहाँ पर आई केप लेते हैं, एक्स के साथ आई केप, क्या लेते हैं? आई केप, ठीक है। तो आई केप का क्या मतलब है? आई केप का मतलब होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या होता है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिर प्लस लेते हैं वाई जे केप, जे डिनोट करता है वाई एक्सिस, क्या करता है? वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर। इसी तरह से जेड डिनोट करता है यूनिट वेक्टर एट कहाँ पे? के डिनोट करता है यूनिट वेक्टर एट जेड एक्सिस। तो हम लिखेंगे जेड के केप, ठीक है। तो मैंने केप आपको बताया, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो ये बात याद रखना कि जब भी आप कोई यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे या पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपसे कहा जाएगा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है ऑरिजिन से, तो आपका आंसर होगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, इसी से हमारे बहुत सारे अब कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जिस तरह से यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया, इसी तरह से पोजीशन वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हम ऑरिजिन से लेते हैं किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट जो पी होगा एक्स वाई जेड, और लिखते कैसे? एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। आई का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, वाई जे का मतलब वाई एक्सिस पर, और जेड का के का मतलब जेड एक्सिस पर। ये चीज़ याद रही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स पर, जो हमने अभी ये पोजीशन वेक्टर पढ़ा है। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है एक्स आई केप, मतलब ये आपको बोलना नहीं है, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। इसको 2-3 बार आपको दोहराना है तो ये याद हो जाएगा। क्या? एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप। ये हमारे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब इसके क्या कंपोनेंट होते हैं? देखो, ये जो इसमें एक्स वाई और जेड होता है, एक्स वाई और जेड, इनको कहा जाता है स्केलर्स। क्या कहते हैं इनको? स्केलर कंपोनेंट। ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट। और इसी तरह से ये जो आई केप होगा, जे केप होगा और के केप होगा, ये मैंने बताया ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स। कहाँ से? आई कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की तरफ, या जे होता है वाई एक्सिस पे, के होता है जेड एक्सिस पर। तो ये होते हैं इनके कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, दूसरा होता है यूनिट वेक्टर्स, या हम वेक्टर कंपोनेंट भी कहेंगे, आई जे एंड के। आई बात समझ में? तो ये है इसके कंपोनेंट्स। तो मैंने बताया कंपोनेंट, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है पहले ही कि ये जो होता है जो एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे क्या पॉइंट होता है। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, देखो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इस तरह से, मैंने बताया आपको, हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेंगे इस तरह से। अब यहाँ तक यूनिट वेक्टर होगा, यहाँ तक फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर होगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट होता है? एक्स कामा जीरो होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब अगर हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा? यहाँ तक एक्स का क्या वैल्यू होगा? 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स की डिस्टेंस 1 है, और वो दोनों 0 आएंगे, वाई और जेड। इसी तरह से यहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई 1 होगा, जेड 0 होगा। यहाँ पर एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड 1 होगा।
तो इस तरह से यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या होगा ओरिजिन। अब ये कह रहा है कि द वेक्टर्स ओ ए, अगर हम इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ए लेंगे और यहाँ से बी लेंगे, यहाँ से सी लेंगे, तो कहता है कि जो ओ ए होगा, ओ से ए तक ये क्या होगा, ओ बी क्या होगा, ओ सी क्या होगा, ये सारे होंगे वो यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इनका मैग्नीट्यूड होगा। इनको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओ एक्स ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। वायर जो ये डिनोटेड हम करते हैं, अच्छा इन्हीं को हम डिनोट करते हैं आई जे के से। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि आई जे के का मतलब ये चीज़ आपको याद रखो कि जो आई जे एंड के ये क्या है, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। जब मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर तो आपके जहन में क्या आएगा, मतलब इनका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 1 के इक्वल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 के इक्वल होगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर भी आपको समझाई कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसकी 1 होती है, ठीक है। तो ये होती है यूनिट वेक्टर की कंपोनेंट्स। आई बात समझ में। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया है, किसी भी अगर आपके पास वेक्टर होगा जैसे कि एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो हम इसको हम ए वेक्टर मानेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं, वो होता है अंडर रूट एक्स कंप जो आई होगा, आई का एक्स मतलब आई का जो कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, वाई के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर, जेड के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे। तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k केप, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से अंडर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो टोटल में क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, दैट इज 29। तो आंसर क्या होगा 29 यूनिट्स। ये होता है मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर आपके पास आएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि वेक्टर क्या होता है, उसके पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उनके कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें आता है अब 2 तरह के एडिशन हम करते हैं वेक्टर्स में भी। तो वेक्टर्स में एडिशन क्या होता है, एडिशन हम 2 तरीके से करते हैं। एक को कहा जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स, दूसरे को कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो 2 तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। देखो अगर हम इस तरह से, देखो क्या हम करेंगे, हम यहाँ से इस तरह से एक वेक्टर लेंगे, ये एक वेक्टर होगा, इसका नाम देंगे ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हम इस तरह से लेंगे, ये होगा बी वेक्टर। देखो एक और कंसेप्ट होता है, उसे कहा जाता है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स याद रखना, फ्री वेक्टर्स का मतलब होता है वो वेक्टर्स जिनको हम कहीं से भी उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उनको कहा जाता है फ्री वेक्टर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ ले आता हूँ, इस वेक्टर को यहाँ ले आता हूँ, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा। एक वेक्टर मैं इस तरह से लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से लेता हूँ, ये है बी वेक्टर, ये ए वेक्टर होगा, ये क्या होगा बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इन चाहता हूँ कि ये डिस्टेंस में निकालूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा हमारे पास ए प्लस बी, क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब अगर हम ए और बी को ऐड करेंगे हमारे पास ये वेक्टर आएगा, क्या आएगा, ये वेक्टर। तो इसी को कहा जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम इस तरह से लेते हैं, अगर एक वेक्टर इस तरह से होगा और दूसरा वेक्टर इस तरह से होगा, ए वेक्टर यहाँ पर बी वेक्टर, इसमें हम तीसरा वेक्टर निकालते इस तरह से, इन दोनों को ऐड करने के साथ ये वेक्टर हम निकालेंगे, ठीक है। और इसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। आपको सिंपली याद रखना है, आपके पास दो वेक्टर आएंगे, क्या आएंगे? अगर आपके पास इस तरह से होगा एक्स आई वाई जे, या हम इस तरह से लेंगे नंबर्स की फॉर्म में 2i प्लस 3j प्लस 4k लेंगे, और दूसरा हम लेंगे 3i प्लस 2j प्लस 7k। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम ऐड कैसे करेंगे? 2 प्लस 3 इनके स्केलर कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 क्या होगा? 5, और i कॉमन होगा, प्लस 3 प्लस 2 5, j कॉमन होगा, 4 प्लस 7 11, k कॉमन होगा। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकालेंगे। आसान है, इसको मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये वेक्टर्स का कंसेप्ट, ये इतना आसान है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। इसमें अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया कि ए प्लस बी हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है? देखो प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती है, वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो सिंपल बात है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है ए प्लस बी, तो वो बी प्लस ए के इक्वल आता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल आता है, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होगा, ये बात याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, इसमें आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एसोसिएटिव का मतलब है अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। यहाँ पहले आप ए और बी को ऐड करो फिर सी के साथ, यहाँ पर पहले बी और सी को ऐड करो फिर ए के साथ, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है, मतलब जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करने पर वही वेक्टर वापस आ जाता है। तो ये भी आसान है, याद रखना इसे ही। अब हमारे पास आता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, वेक्टर के 2 पॉइंट्स होंगे, दो वेक्टर मतलब एक वेक्टर होगा उसके 2 पॉइंट्स होंगे, उनको ज्वाइन करने पर मतलब किस तरह से हम उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1, मतलब p पॉइंट x1 y1 z1, p2 एक दूसरा पॉइंट है p2 x2 y2 एंड z2। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। देन वेक्टर ज्वाइनिंग p1 एंड p2 इज द वेक्टर, वो तीसरा वेक्टर होगा जो हम इनको ज्वाइन करने पर एक और वेक्टर आता है, वो किस तरह से हम लिखते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम p और q दो पॉइंट्स लेंगे वेक्टर के। अगर हम p q वेक्टर निकालेंगे, p q वेक्टर वो क्या होता है? देखो वो क्या होता है, x2 माइनस x1, और यहाँ पर लेंगे i के। इसी तरह से y कॉम्पोनेंट y2 माइनस y1 j केप होगा, प्लस z2 माइनस z1 k केप होगा। तो ये होगा हमारे पास p q वेक्टर, जो हमें किस तरह से यहाँ पर फॉर्म किया है जब हमने p और q को ज्वाइन किया है। तो अगर आपके पास इस तरह से 2 पॉइंट्स आएंगे, आपको कहा जाएगा फाइंड ए वेक्टर बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो आप इस तरह से उसके x कंपोनेंट को माइनस करेंगे, i लगाएंगे, फिर उनको y कंपोनेंट्स इस तरह से z कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे, और जो इनके यूनिट वेक्टर से i j के वो उनके साथ लगाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा वो वेक्टर p q वेक्टर। जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर O से यहाँ पर P तक एक वेक्टर है, O से P2 तक P1 तक दूसरा वेक्टर है, इनको ज्वाइन करने पर क्या आएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये होता है क्या? ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसमें क्या आता है? मैग्नीट्यूड। ये मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर के अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, उनके जो x कंपोनेंट्स, जो उनके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, उनके बीच में आप माइनस निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है,
मतलब P एंड Q, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनके ज्वाइन करने पर कौन सा वेक्टर आएगा वो हमें बताना है। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो P से Q तक वो क्या होगा, वो वेक्टर हम यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या होगा वो P एंड Q, देखो मैंने क्या कहा, -1 डायरेक्ट -1 और इस -2 को लेंगे और इनके साथ I लेंगे, प्लस यहाँ से -2, यहाँ से -3, ये +3 लेकिन माइनस आता है, क्यों आता है वो मैंने आपको फार्मूला में बताया। J साथ में रखेंगे, -4 -0, इसको K के साथ रखेंगे। अब ये क्या होगा, -1 -1 -2 -3 होगा, -3I, माइनस माइनस प्लस होता है 3 + 2 -5, 5J होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर -4K होगा, 4K केप। तो ये हमारे पास क्या होगा, PQ वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। ये मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको 1-2 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये सारा मतलब ठीक हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर, ये पहले मैंने आपको बताया, आप फिर से इसको देखेंगे। देखो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 2 वेक्टर है, A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है। तो इन द कंपोनेंट फॉर्म, मतलब ये इन क्या है, कंपोनेंट फॉर्म, A1I A2J A3K और दूसरा क्या है B1I के B2J के B3K। यह हमारे पास 2 वेक्टर्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम इनका सम करेंगे A + B, वो कैसे होगा, वो इनके जो स्केलर कंपोनेंट है A1 और B1 इनको ऐड करेंगे, I साथ रखेंगे, A2 + B2 इनको ऐड करेंगे, J साथ रखेंगे जो मैंने पहले बताया, A3 और B3 इनको ऐड करेंगे और K इनके साथ रखेंगे। सिमिलरली अगर हमें माइनस निकालना होगा, डिफरेंस अगर निकालनी होगी, तो इन स्केलर कंपोनेंट्स की डिफरेंस निकालेंगे और I J और K साथ रखेंगे। अब अगर इनके मतलब ये भी मैंने बताया कि अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हुए तो क्या होता है, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो कारस्पोंडिंग वो भी इक्वल होंगे। मतलब A1 किसके इक्वल होगा, B1 के, A2 होगा B2 के, A3 होगा B3 के। वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसके बाद इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर A वेक्टर बाय स्केलर। अगर हम किसी भी स्केलर से मल्टीपल करेंगे, मतलब A वेक्टर कोई वेक्टर है इस तरह से, इसको हम लैम्डा से मल्टीपल करेंगे, लैम्डा A वेक्टर, तो ये क्या होगा, A वेक्टर होगा, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे A1 उसके साथ I होता है, और A2 जो होगा उसके साथ क्या होता है J, और A3 उसके साथ होता है K। ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक स्केलर होता है, ये इसके आगे मल्टीपल हो जाएगा पहले ही लैम्डा। ठीक है, लैम्डा क्या कोई भी स्केलर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम कैसे करेंगे। देखो हमें क्या निकाल, मैंने पहले बताया कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है कि अगर हमें कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा, वो होता है इस तरह से A, ये बराबर होता है A वेक्टर जो भी होगा डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। अब देखो A वेक्टर क्या है, 2I + 3J + K डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड करना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होता है √ स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस K का कंपोनेंट क्या है 1 स्क्वायर। टोटल क्या होगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, दैट इज 14। तो यहाँ पर क्या आएगा √14। तो ये क्या होगा, ये वो वेक्टर होगा जो विच विल बी द इन द डायरेक्शन ऑफ द दिस वेक्टर, ये इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा और इसके डायरेक्शन में होगा। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, 2 / √14I, और इसी तरह से 3 / J, 3 / √14J आएगा, प्लस 1 / √14K आएगा, K, J, I एंड K।
तो ये होगा, या इस तरह से आंसर लिखेंगे या हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। पहला इसमें आता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होती है, इसमें ये होता है कि सेक्शन फार्मूला जिस तरह से हम पढ़ते हैं 10th क्लास में या 11th में, जिस तरह से हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होती है, मतलब इसमें दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। किसी भी वेक्टर को, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है इस तरह से, इसको हम दो तरीके से डिवाइड, ये दूसरा वेक्टर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, किस तरह से करेगा, या तो इंटरनली करेगा या तो एक्सटर्नली करेगा। देखो अगर इंटरनली करेगा तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, ये ओ पी वेक्टर है, ये ओ क्यू वेक्टर है, इसका नाम मैंने ए रखा है और इसका नाम मैंने बी वेक्टर रखा है। अब आर वेक्टर एक तीसरा वेक्टर है जो कि इस वेक्टर को डिवाइड करता है, पी क्यू वेक्टर को ये डिवाइड करता है। किस रेशो में करता है, एन इंटू एम रेशो में। अब अगर हमें निकालना है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या होगा, इंटरनली ये किसके इक्वल होता है, एम बी। देखो इस एम को इस वेक्टर के साथ मल्टीपल करना है, प्लस इस एन को इसके साथ मल्टीपल करना है इस तरह से। ठीक है, और डिवाइड में एम प्लस एन करना है, एम प्लस एन लिखना है, प्लस आएगा। अब अगर एक्सटर्नली करना हो तो यही लिखेंगे लेकिन बीच में माइनस लाएंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नली यहाँ पर इसको कट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। इस पर शायद क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास आएगा तो ये फार्मूला आपको याद रखनी है, तो इससे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ज़रूर, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं आता है। जो क्वेश्चन आएंगे वो एक तो उस यूनिट वेक्टर से आते हैं, या जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं उससे भी आता है, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना सब कुछ है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।